Hello and welcome back to Brain Art Educators. I am Sharon Kaur, your SST coach. Today in this video we are going to continue the chapter Resources and Development. हमने प्रीवियस वीडियो में ये देखा कि रिसोर्स प्लानिंग होता क्या है और रिसोर्स प्लानिंग क्यों करने की ज़रूरत है, व्हाई इज़ इट नेसेसरी। तो एक थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ। पिछली वीडियो में हमने क्या किया था, रिसोर्स प्लानिंग क्यों ज़रूरी है, क्योंकि किसी एक रीजन में कोई रिसोर्स एबंडेंस में होता है, वेयर एज दूसरे रीजन में वही सेम रिसोर्स स्केर्स होता है। जैसे कि हमने राजस्थान में देखा था कि राजस्थान में विंड और सोलर एनर्जी एबंडेंस में है, लेकिन इट लैक्स इन वाटर रिसोर्सेज। इसी तरीके से कोई और स्टेट है जहाँ पे कोई रिसोर्स एबंडेंस में है, वहाँ पे वाटर एबंडेंस में हो सकता है, वहाँ पे सोलर और विंड एनर्जी की कमी हो सकती है। तो अब रिसोर्स प्लानिंग का प्रोसेस क्या होता है, वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। उसके 3 स्टेप्स हैं जो आपको याद रखनी है। द फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेज। इसमें क्या करना है कि सबसे पहले हमें ये इवैल्यूएट करना है, ये एस्टिमेट करना है कि हमारे पास रिसोर्सेज एक्चुअली कितने अवेलेबल है, यानी कि रिसोर्सेज की इन्वेंटरी कितनी है। तो ये कैसे हो सकता है, इसके कुछ मेथड्स होते हैं, जैसे कि सर्वे के थ्रू, मैपिंग के थ्रू, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस के थ्रू हमें ये जज करना है कि किस रीजन में रिसोर्सेज कितने अवेलेबल है और किस रीजन में रिसोर्सेज बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है या बहुत थोड़े प्रोपोर्शन में अवेलेबल है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें एक प्रॉपर प्लानिंग स्ट्रक्चर बनाना है जिसमें हम ये डिसाइड करेंगे कि कैसे हम रिसोर्सेज को सिंप्लीफाई करेंगे, यानी कि हम रिसोर्सेज को कैसे डिवाइड करेंगे। उसके लिए हमें एक प्रॉपर एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी चाहिए होगी। टेक्नोलॉजी के साथ साथ हमें स्किल्स और इंस्टीट्यूशंस भी चाहिए होंगे। यहाँ पे इंस्टीट्यूशन का मतलब है कि कोई फैक्ट्री या कोई इंडस्ट्री, कोई ऐसा लैंड तो चाहिए होगा जहाँ पे हम उस टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे। तो सेकेंड स्टेप हो गया इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर। थर्ड स्टेप है मैचिंग रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान। तो जो हमारा रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान है, यानी जो हमारा प्लान है, उसे हम ओवरऑल नेशन के डेवलपमेंट प्लान के साथ कंपेयर करेंगे और हम ये देखेंगे कि हमारा रिसोर्स प्लान क्या पूरे नेशन के साथ मैच कर रहा है। अगर नहीं कर रहा तो हमें फिर से उसमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, अमेंडमेंट्स करनी पड़ेगी, देन हम आगे अपना मेथड स्टार्ट कर सकते हैं। इंडिया ने जो रिसोर्स प्लानिंग का कॉन्सेप्ट है वो स्टार्ट किया था फर्स्ट 5 ईयर प्लान से। आप लोगों को ये समझना जरूरी है कि 5 ईयर प्लान्स हैं क्या। 5 ईयर प्लान्स होते हैं कि 5-5 साल के लिए, 5 ईयर्स के लिए ग्रुप कर दिया गया है कि अपकमिंग 5 ईयर्स में हम लोग क्या क्या पॉलिसीज या क्या क्या चेंजेस करने वाले हैं। उसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं, वो पहले ही डिसाइड हो जाती है। तो ये 5 ईयर प्लान्स का एक सेट बन गया कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान, थर्ड 5 ईयर प्लान। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान से ही रिसोर्स प्लानिंग का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो गया था। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज रिसोर्स प्लानिंग एंड कोलोनाइजेशन। कोलोनाइजेशन क्या होता है, आपको पता होगा ना कि हम लोग कोलोनाइज थे, मतलब कि हम लोगों को इंडिपेंडेंस मिली 1947 में, लेकिन उससे पहले हम लोग किसी के अंडर थे, यानी हमारे ऊपर कोई रूल कर रहा था, वो थे ब्रिटिशर्स। जैसे कि आपको पता है कि ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे आके अपनी कॉलोनी सेटअप करी हुई थी, तो उस टाइम पे उन्होंने बहुत सारे इन्वेंशंस किए थे। ये थोड़ा हिस्ट्री का पार्ट हो गया। इसमें क्या हुआ था कि जो ब्रिटिशर्स थे, पहले इंडिया में बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल थे और वो बहुत डिफरेंट जगह पे अवेलेबल थे। वो इंडियंस ने ही रिसर्च नहीं करा था, मतलब इंडियंस को ही नहीं पता था कि रिसोर्सेज कहाँ पे अवेलेबल है और कितनी क्वांटिटी में अवेलेबल है। तो ब्रिटिशर्स ने they were so much attracted to India, क्योंकि उन्हें पता था इंडिया में बहुत सारा रिसोर्स है जिससे कि उनकी ट्रेडिंग में उनका ट्रेड बहुत फ्लरिश कर सकता है या और उनको बहुत बेनिफिट्स है। तो they were so much attracted to India। अब उन्होंने बहुत सारी टेक्निक्स निकाली, मतलब कि रिसोर्स प्लानिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉलोनियल पीरियड से आया, यानी कि जो फॉरेन इन्वेडर्स थे उन्होंने क्या रिसर्च किया, क्या फाइंड आउट किया, क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। उनको ये पता चला कि ह्यूमन रिसोर्स जो कॉन्सेप्ट है ना कि ह्यूमन कैसे रिसोर्स हो सकता है, कि एक मैंने फर्स्ट क्लास में ही आपको इसके पहले वाली वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था कि कैसे ह्यूमन इज कंसिडर्ड एज रिसोर्स।
एक पर्सन है, उसको अपना ब्रेन यूज करना है, अपनी स्किल्स यूज करनी है और एक रॉ चीज को, एक रॉ वुड को फॉर एग्जांपल एक फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करना है, यानी कि एक फिनिश जिसकी यूटिलिटी हो, जिसको हम यूज कर सकते हैं। उसके लिए क्या चाहिए? ह्यूमन रिसोर्स। तो ह्यूमन रिसोर्स की खोज कह सकते हैं, यानी सर्च किसने किया था? ब्रिटिशर्स ने। उसके बाद अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास, हमें जो दिखता है आसपास वो तो है ही है, लेकिन कुछ ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज भी थे जो हिडन थे, वो भी ब्रिटिशर्स ने फाइंड आउट किए। थर्ड, टेक्नोलॉजी। बहुत बार ऐसा होता है, हमें ये भी दिख रहा होता है कि रिसोर्सेज अवेलेबल है, हमें ये भी पता है कि ह्यूमन बीइंग्स हैं उसको चेंज करने के लिए, रॉ फॉर्म से फिनिश गुड में चेंज करने के लिए, लेकिन द पॉइंट इज ये नहीं पता होता कि कौन सी एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी है, नो हाउ स्किल्स ये अवेलेबल नहीं होती। तो ब्रिटिशर्स ने टेक्नोलॉजी भी फाइंड आउट करी, जिससे कि बहुत सारे रिसोर्सेज को उसके रॉ फॉर्म से फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट किया गया। ऑलराइट, so the next topic is conservation of resources. रिसोर्सेज आपको पता चल चुका है कि रिसोर्सेज क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस, कोई भी चीज जिसकी यूटिलिटी हो, जिसको हम यूज कर सकते हैं। अब हमारे पास बहुत कुछ है, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर है, प्लांट्स है, एनिमल्स है, कहीं ना कहीं ये सब हमारे लिए रिसोर्स है, ठीक है। तो अब इनको कंजर्व करने की क्यों जरूरत है? लैंड भी एक रिसोर्स है, तो इन सब चीज़ों को कंजर्व करने की ज़रूरत क्यों है? कंजर्व का मतलब टू सेव, टू प्रिजर्व। क्यों ज़रूरत है? क्योंकि जो रिसोर्सेज की ओवर यूटिलाइजेशन है, उसकी ओवर यूसेज, उसकी वजह से सोशो इकोनॉमिक और बहुत सारे इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए हैं। जैसे कि अगर हम लोग बहुत ज़्यादा ट्रीज कट कर रहे हैं तो सर्वाइवल ह्यूमन बींग्स का भी और एनिमल्स का भी दोनों अफेक्ट हुआ है। अगर वाटर डिप्लीट होता जाएगा, वाटर टेबल लेवल डाउन जाता जाएगा, तो उसकी वजह से भी बहुत प्रॉब्लम होगी हैव्स एंड हैव्स नॉट की। ये भी हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। तो अब इन रिसोर्सेज की जरूरत क्यों है? गांधी जी के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग गांधी जी का क्या बिलीव था, ये हम देखेंगे इस पार्ट में। तो गांधी जी बोलते थे देयर इज इनफ फॉर एनीबॉडीज नीड एंड नॉट फॉर एवरीबॉडीज ग्रीड। मतलब कि अगर किसी की नीड के अकॉर्डिंग देखा जाए, लाइक फॉर एग्जांपल आई नीड वाटर टू सर्वाइव, तो मेरे पास बहुत अबंडेंस में वो रिसोर्स है, लेकिन अगर मैं ग्रीडी हो जाऊं टुवर्ड्स दैट रिसोर्स, मतलब वाटर, उसको ओवर यूटिलाइज करती जाऊं, या मेरे पास बहुत सारा, मुझे दिख रहा है कि मेरे पास वाटर इतना सारा है, मैं उसको टैप्स ओपन छोड़ रही हूँ, या फिर मैं जितनी मेरे को नीड है मैं उससे ओवर एंड ओवर यूटिलाइज कर रही हूँ, इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम होगी कि रिसोर्सेज जो है वो एक दिन खत्म हो जाएंगे और वो हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए बचेंगे नहीं। तो इसलिए गांधी जी का प्रिंसिपल, गांधी जी का स्टेटमेंट ये था, जो आपको एग्जाम में भी आ सकता है, देयर इज इनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड एंड नॉट फॉर एनीबॉडीज ग्रीड। आगे जो गांधी जी थे वो बहुत ज्यादा अगेंस्ट थे लोगों के सेल्फिश बिहेवियर के टुवर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल आजकल आप देख सकते हैं अपने अराउंड, अपने सराउंडिंग्स में देखो कि लोग ट्रीज रेकलेसली कट कर रहे हैं, या फिर वाटर ओवर यूटिलाइज हो रहा है, या फिर फ्यूल आप देख सकते हो कि इतना ट्रैफिक बढ़ गया है कि फ्यूल, पेट्रोलियम, उसकी भी शॉर्टेज हो जाएगी एक दिन। तो इसलिए इन रिसोर्सेज को बहुत ही प्रॉपर एक सस्टेन वे में यूटिलाइज करने की बहुत नीड है। इसीलिए गांधी जी बहुत अगेंस्ट थे सेल्फिश इंडिविजुअल्स के लिए, और he was also against the exploitative nature of modern technology। अब जैसे जैसे ह्यूमन बीइंग्स डेवलप हो रहे हैं, एजुकेशन बढ़ रही है, वैसे वैसे उनकी स्किल्स भी बढ़ रही हैं। अगर उनकी स्किल्स बढ़ रही है तो वो नो हाउ टेक्नोलॉजी जो है वो भी इम्प्रूव होती जा रही है। अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत एक कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है, जिससे कि जो रिसोर्सेज है, जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो डैमेज हो जाए, तो इसलिए वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के भी बहुत अगेंस्ट थे। लास्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, that he was also against mass production and wanted to replace it with production by masses। मास का मतलब क्या है? MASS, मतलब कि ये ह्यूज नंबर ऑफ, लार्ज पॉपुलेशन। तो वो कहते थे कि बहुत ह्यूज क्वांटिटी में प्रोडक्शन नहीं करनी है, इसको रिप्लेस कर देना है, ह्यूज पॉपुलेशन प्रोडक्शन करे, मतलब मास प्रोडक्शन को रिप्लेस कर दो प्रोडक्शन बाय मासेस से। इससे क्या होगा कि हमारे रिसोर्सेज जो है वो वेस्ट नहीं होंगे, और सब लोग मिलके अगर मतलब
बहुत सब लोग टेक्नोलॉजी को यूज़ करके रिसोर्सेज को जनरेट करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, तो हमारे रिसोर्सेज जो है वो सस्टेन वे में यूटिलाइज होंगे और वेस्टेज बहुत कम होंगी। अगला टॉपिक है ब्रंटलिन कमीशन रिपोर्ट। Brundtland Commission Report 1987 mentioned the necessity of resource conservation and advocated sustainable development. It was published in a book called Our Common Future in 1987. तो ब्रिटलैंड कमीशन 1987 में ये मेंशन किया गया कि रिसोर्सेज की क्या नेसेसिटी है, रिसोर्सेज की ज़रूरत क्या है और रिसोर्स कंजर्वेशन की क्या ज़रूरत है। तो यहीं से ही हम लोगों का वो जो कॉन्सेप्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का वो शुरू हुआ। मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है कि हम रिसोर्सेज को प्रेजेंट में इस तरीके से यूटिलाइज करें कि वो हमारी नीड्स को भी सेटिस्फाई करे, प्लस मोर ओवर वो हमारे फ्यूचर के लिए भी रिसोर्सेज को प्रिजर्व रखे। वाटर को अगर हम आज यूज कर रहे हैं तो इस तरीके से हमें वाटर को यूज करना है कि हमारी नीड्स तो सेटिस्फाई हो ही जाए, वो फ्यूचर के लिए भी बच जाए। ऐसा ना हो कि हम सारे रिसोर्सेज को खुद ही यूटिलाइज कर ले और हमारी आने वाली जनरेशन के लिए रिसोर्सेज बचे ही ना। तो ब्रिटलैंड कमीशन ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट निकाला था और ये पब्लिश किया गया था एक बुक में जिसका नाम था आवर कॉमन फ्यूचर इन 1987। उसके बाद स्मॉल इज ब्यूटीफुल एक और बुक थी जो शूमेकर ने लिखी थी, ये नेम है शूमेकर। इन 1974 में इट वाज बेस्ड ऑन गार्डियन प्रिंसिपल, और गार्डियन प्रिंसिपल हमने देखा कौन सा था, जो प्रोडक्शन दैट मास प्रोडक्शन शुड बी रिप्लेस्ड विद प्रोडक्शन बाय मासेस। नेक्स्ट टॉपिक इज लैंड रिसोर्स। अब मैंने आपको बताया, हमने बहुत बार डिस्कस किया अभी तक वीडियो में कि प्लांट्स हो गए, वाटर हो गया, ये रिसोर्स, वाटर के बारे में हमने बहुत कुछ डिस्कस किया, फॉरेस्ट के बारे में भी किया, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट रिसोर्स जो लैंड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्कस करना, जिसके ऊपर पूरा कॉन्सेप्ट है। लैंड क्या है जिसपे हम लोग सर्वाइव कर रहे हैं। इमेजिन अगर लैंड ही ना हो, हम लोग कहाँ पे करेंगे प्रोडक्शन, हम कहाँ पे इंस्टीट्यूशन सेटअप करेंगे, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे अगर हमारे पास लैंड नहीं होगा। अब जो लैंड है वो तो जितना है उतना ही रहेगा। अब उस लैंड को प्रॉपरली यूटिलाइज करना इस वे में कि हम ओवर यूटिलाइज ना कर ले कि दूसरे के लिए बचे ही ना, या फिर दूसरा इतना यूटिलाइज ना कर ले कि हमारे लिए ही ना बचे। तो लैंड को प्रॉपरली यूटिलाइज करना बहुत जरूरी है। तो लैंड रिसोर्स क्या है? लैंड एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। इट इज अ नेचुरल रिसोर्स। जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं वो सारी लैंड पे डिपेंडेंट है। इट सपोर्ट्स नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, ये सबको सपोर्ट करता है। सो आप लोग अपनी स्क्रीन पे एक पाई चार्ट देख सकते होंगे। ये क्या है? ये दिखा रहा है कि कैसे जो रिसोर्सेज है इंडिया में, लैंड रिसोर्स, वो डिवाइडेड है अमंग 3 सेगमेंट्स। जैसे कि एक है प्लेट्यू, सेकेंड इज प्लेन्स, थर्ड इज माउंटेन। जो प्लेट्यू है उसका परसेंटेज है 27% और जो प्लेन्स है उसका परसेंटेज है 43% और माउंटेन्स का है 30%। अब इसका बेनिफिट क्या होता है, मतलब कि कौन सा रीजन किस चीज को सपोर्ट कर रहा है। जैसे कि प्लेट्यू है, यहाँ पे फॉरेस्ट हो गए, फॉसिल फ्यूल्स और मिनरल्स हमें मिलते हैं। सेकेंड इज प्लेन्स, प्लेन्स में हमें मिलता है एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज, ये सेटअप कर सकती है। जैसे प्लेन लैंड होता है उस पर आप कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग्स भी कर सकते हो कंस्ट्रक्ट। और अगर आपकी माउंटेन्स की बात करें तो ये टूरिज्म को बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं और इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आप देख सकते हैं इस पाई चार्ट में सब कुछ मेंशन्ड है। ये भी क्वेश्चन आता है आपके सोर्स पेज में आ सकता है, जिसमें कि आपको ऐसे पाई चार्ट फॉर्म में दिया होगा और पूछा होगा कि कौन सा इंडिया में कितना परसेंटेज किसके पास है, मतलब प्लेट्यू के पास है, माउंटेन्स के पास है या फिर प्लेन्स में है। नेक्स्ट टॉपिक इज लैंड यूटिलाइजेशन। ये थोड़ा सा ट्रिकी नहीं, मतलब थोड़ा आपको अच्छे से समझना पड़ेगा कॉन्सेप्ट को, क्योंकि इसमें बहुत सारे छोटे छोटे टर्म्स हैं जो कि एमसीक्यूज या 1 मार्कर्स में आएंगे आपके। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे कि लैंड रिसोर्स किस किस पर्पस के लिए यूज होता है। तो लैंड रिसोर्सेज इज यूज फॉर वेरियस पर्पस। सबसे पहला फॉरेस्ट। फॉरेस्ट आपको पता है किस लिए इंपॉर्टेंट है? फॉरेस्ट नेचुरल वेजिटेशन को सपोर्ट करता है, फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ को सपोर्ट करता है और फॉरेस्ट ह्यूमन बींग्स को भी कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है। यानी हमारा लाइवलीहुड भी फॉरेस्ट पे बहुत डिपेंडेंट है। तो फॉरेस्ट की यूजेस आपको पता चल गए। बाकी का जो लैंड है
वो आता है लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टिवेशन। मतलब कि ऐसा लैंड अब हमारे पास अवेलेबल होना जिसपे आप कल्टिवेशन नहीं कर सकते हो, जो ऐसे बैरन लैंड है। तो इसमें वही आ जाता है बैरन एंड वेस्ट लैंड। सेकेंड, लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस, जैसे कि हमने लैंड को इस तरीके से इस पर्पस के लिए डाल दिया कि उस पर आप कंस्ट्रक्शन कर लो, उस पर बिल्डिंग्स बना लो, शॉपिंग मॉल्स बना लो, रोड्स बना लो, फैक्ट्रीज बना लो। तो ये सारा जो है कि किस कैटेगरी में आ रहा है, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टिवेशन में। थर्ड पॉइंट इज अदर अनकल्टिवेटेड लैंड। अब इसमें बहुत सारे सेगमेंट्स हैं, ये बहुत ध्यान से समझना। पहला है परमानेंट पैस्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड। ग्रेजिंग ग्राउंड क्या होता है, जहाँ पे हम कैटल पॉपुलेशन को फीड कराते हैं, जैसे हमें खाना चाहिए, हमारे क्रॉप्स ग्रो होते हैं, वैसे ही एक स्पेसिफाइड लैंड होता है जो कैटल पॉपुलेशन के लिए रिजर्व्ड होता है, और वहाँ पे सिर्फ उनका ही खाना ग्रो किया जाता है, उनकी ही फीड ग्रो की जाती है। तो वो जो है मतलब हमारे इंडिया में ये डिसाइडेड है कि इतना एरिया जो है वो परमानेंट पैस्चर्स में है और ग्रेजिंग ग्राउंड्स के लिए रिजर्व्ड है। उसके बाद लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स। मिसलेनियस ट्रीज कौन से होते हैं, कभी कभी आपने देखा होगा जब बहुत ज्यादा मतलब मॉनसून आ जाता है तो पार्क्स वगैरह में या फिर बहुत कभी कभी नॉर्मली ग्राउंड्स में भी अनवांटेड ट्रीज या श्रब्स ग्रो हो जाते हैं, जिसकी कोई उनका कोई नेम नहीं होता, लेकिन उनको हम ऐसे भी बोल देते हैं कि वो जंगली पौधे हैं। तो वो क्या है, वो मिसलेनियस ट्रीज हैं, द ट्रीज विच आर नॉट रिक्वायर्ड। तो वो आधा लैंड उसमें चला गया। अगला है कल्चरेबल वेस्ट लैंड। इसमें आता है वो लैंड जो कल्टिवेशन के बिना मतलब एग्रीकल्चरल ईयर्स में उस लैंड को हम प्रोड्यूस कर सकते थे, उसको कल्टिवेट कर सकते थे, लेकिन इट वाज लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 years। तो वो है कल्चरेबल वेस्ट लैंड। नेक्स्ट टॉपिक इज फेलो लैंड। फेलो लैंड में दो सेगमेंट्स हैं, एक है करंट फेलो लैंड और एक है अदर देन करंट फेलो लैंड। जो करंट फेलो लैंड है उसमें जो लैंड है वो अनकल्टिवेटेड रहता है फॉर मोर देन फॉर लेस देन 1 year, लेकिन जो अदर करंट फेलो लैंड है उसमें लैंड जो है अनकल्टिवेटेड रहता है फॉर द ईयर 1 to 5 years, मतलब इतने सेगमेंट के लिए रहता है। और जो मोर देन 5 years के लिए अनकल्टिवेटेड रहता है वो कल्चरेबल वेस्ट लैंड है, वो हमने इससे पहले किया था। नेक्स्ट इज नेट सोन एरिया। अब आपको बताना बहुत जरूरी है कि नेट सोन एरिया क्या है। आपकी बुक में एक जो डेफिनेशन दी हुई है वो फॉर्मूला फॉर्म में है, लेकिन उसके पहले आपको ये बताना जरूरी है कि नेट सोन एरिया होता क्या है। नेट सोन एरिया इज एन एरिया इन विच टोटल क्रॉप्स आर ग्रोन ओनली वंस इन अ ईयर। ऐसा होता है ना कि एक क्रॉप ही मतलब जितने भी क्रॉप्स है वो एक ही बार उगाए जाते हैं। जैसे कि एक शुगर केन इसका एग्जांपल है, शुगर केन इज ग्रोन ओनली वंस इन अ ईयर, तो वो नेट सोन एरिया में आएगा। अब नेट सोन एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, नेट सोन एरिया प्लस एरिया कल्टिवेटेड फॉर मोर देन 1 year इज इक्वल टू ग्रॉस क्रॉप एरिया। तो ये जो ग्रॉस मींस टोटल, अगर टोटल क्रॉप एरिया निकालना है तो उसका ये फॉर्मूला होगा, नेट सोन एरिया प्लस एरिया कल्टिवेटेड फॉर मोर देन 1 year। लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, इसका डायरेक्ट क्वेश्चन आता है 3 marks में। इसके 2 पॉइंट्स ही हैं, मतलब कि हमारे इंडिया में लैंड को किस तरीके से यूज किया जाता है, उसका पैटर्न क्या है। एक हमारे पास सेगमेंट है फिजिकल फैक्टर्स, दूसरा है ह्यूमन फैक्टर्स। फिजिकल फैक्टर्स कैसे होगी, जैसे कि टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल टाइप, ये डिटरमाइन करते हैं कि कैसे हम लोग लैंड को यूटिलाइज करेंगे। उसके अलावा जो ह्यूमन फैक्टर्स है उसमें क्या आ जाता है, जैसे कि पॉपुलेशन डेंसिटी, की एक जगह पे कितनी पॉपुलेशन रह रही है, टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी या कल्चर या ट्रेडिशन, वो डिफाइन करते हैं ह्यूमन फैक्टर्स में। अब ये क्वेश्चन आपका सीधा आता है कि व्हाट आर द 2 फैक्टर्स या व्हाट आर द फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। उसमें आपने क्या लिखना है, एक सब हेडिंग आपकी होगी फिजिकल फैक्टर्स, एक आपकी होगी ह्यूमन फैक्टर्स, और इसके नीचे आपने बस की पॉइंट्स लिखने हैं, मतलब इसके आंसर्स लिखने हैं कि क्या क्या इन दोनों में आ जाता है। सो द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज 3.28 स्क्वायर किलोमीटर। ये आपने 9th स्टैंडर्ड में भी किया था। अब ये पूरा का पूरा क्या, ये पूरा इंडिया का जितना भी प्रपोर्शन है, जो लैंड है, क्या वो सर्वे किया जाता है? तो जितना भी लैंड हम डेटा के अंदर यूज करें या जो भी सर्वे हुआ है वो सिर्फ 93% है, बाकी का 7% जो है वो सर्वे ही नहीं हुआ है। जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर का सर्वे नहीं हुआ है, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर की टेरिटरीज के लिए बहुत ज्यादा
वॉर चलता रहता है, तो सर्वे उसका बिल्कुल हुआ ही नहीं है। इसीलिए जो प्रॉपर हमारे पास जो टोटल फिगर है इंडिया में ये डिसाइड करने की कि कितना लैंड यूज किस रीजन में हो रहा है या सर्वे करने के लिए, तो वो हमारे पास जो प्रोपोर्शन है वो 93% ही है। नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इन इंडिया रिगार्डिंग द लैंड यूज पैटर्न। उसमें दो कैटेगरीज है, एक तो है हमारे पास फॉरेस्ट एरिया, दूसरा है वेस्ट लैंड। फॉरेस्ट एरिया क्या है? फॉरेस्ट लैंड वो है जो हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे अभी मैंने आपको बताया कि इस पे बहुत लोगों का सर्वाइवल डिपेंडेंट है, नेचुरल वेजिटेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एनिमल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन बींग्स का सर्वाइवल भी इस पे डिपेंडेंट है कहीं ना कहीं। तो प्रॉब्लम ये है कि जो भी फॉरेस्ट एरिया है वो प्रॉपर डिजायर्ड नहीं है, मतलब कि वो सिर्फ 33% ही सर्वे किया गया है, पूरा ओवरऑल सर्वे नहीं किया गया है। अब हम लोगों को और ज़्यादा फॉरेस्ट बनाने की ज़रूरत है ताकि हम डिजायर्ड रेशियो तक, डिजायर्ड परसेंटेज तक पहुंच सके। सेकेंड इज वेस्ट लैंड। इसमें आता है जो भी रॉकी या एरिड लैंड है, जो ऐसा लैंड है जो वेस्ट लैंड है, यानी जिसके ऊपर हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं रोड्स के लिए या फिर शॉपिंग मॉल्स के लिए या बिल्डिंग्स क्रिएट कर रहे हैं, सेटलमेंट क्रिएट कर रहे हैं, वो सारा आ जाता है वेस्ट लैंड के अंदर। ओके, so in today's video we discussed few topics, that is resource planning in India, land use pattern in India, land problems regarding land use pattern. That's it for today. Rest of the chapter will cover up in next video. And if you like this video, do not forget to hit the like button and subscribe our channel. अगर आपको कोई भी डाउट लगता है किसी भी concept में, do not feel shy. Leave the comment in the comment box. Thank you.